चुनाव आ गया है तो चुनावी बवाल भी होगा, बवाल होगा तो कुछ माला माल भी होंगे। बाकी बंगाल का चुनाव आ रहा है तो हंगामा भी उसी के लिए कर रही है। बाकी एक ये वीडियो देखिए, फिर आगे बात करते हैं। भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया। उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए। नारी शक्ति बंधन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया। स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है कि जब ये नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। और नारी सब भूल जाती है, अपना अपमान कभी नहीं भूलती। हमारे चाचा जो बात कर रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। और जिस बिल की बात चाचा कर रहे हैं वो ऑलरेडी सितंबर में पास हो चुका है 2023 में। रिजेक्शन डिलिमिटेशन को लेके आया है। आने वाली अनेकों पीढ़ियों तक इस निर्णय की चर्चा होगी, इस दिवस की चर्चा होगी। मैं पूरे देश को नारी शक्ति बंधन अधिनियम संसद के दोनों सदनों में और भारी बहुमत से और राज्यसभा में तो सर्वसम्मति से पास होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। बाकी डिलिमिटेशन पे जाएं उससे पहले ये समझते हैं कि सीट कैसे डिसाइड होते हैं। तो अभी तत्काल में जो सीटों की संख्या है वो 543 है, जो कि 1971 के सेंसस पे आधारित है, अर्थात जनगणना पे आधारित है। उस समय भारत की आबादी कुल 54 करोड़ 80 लाख के आसपास थी। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि इसका एलोकेशन कैसे होता है। तो जिस समय करीब 54 करोड़ 80 लाख की आबादी देश की थी, उसी समय बिहार की आबादी 5 करोड़ और 63 लाख की थी। तो अगर इसमें विभाजित करें तो परसेंटेज आता है 10.3%। और उस समय लोकसभा में 518 सीटें होती थी। तो इस तरह से बिहार का एलोकेशन बनता है 518 गुणे 10.3%, जो तकरीबन 53 सीटों के आसपास आता है। और साल 2000 तक बिहार में टोटल नंबर ऑफ सीट 53 ही थे, क्योंकि 2000 में झारखंड कट के अलग हो गया बिहार से। तत्कालीन परिस्थिति में बिहार के पास 40 लोकसभा सीटें हैं। और नए डिलिमिटेशन रूल को माने तो उस हिसाब से बिहार की तत्कालीन सीटों की संख्या को कैलकुलेट करते हैं। सो डिलिमिटेशन अधिनियम 2026 के अनुसार हम 2011 के सेंसस को मानेंगे, जिस समय भारत की कुल आबादी 121 करोड़ थी और इसी समय बिहार की आबादी 10 करोड़ 40 लाख के करीब थी। तो इससे बिहार का टोटल शेयर 8.59% का होता है। और इस डिलिमिटेशन के हिसाब से करीब 816 सीटों की बढ़ोतरी होनी है। तो 816 गुणे 8.59 मिलकर करीब 70 सीटें होती हैं। तो इस तरह से कैलकुलेशन होती है सीट्स की। और यहीं पर सदर्न स्टेट को प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम इसलिए है कि सदर्न स्टेट ने तरक्की की राह पर पॉपुलेशन को बहुत कंट्रोल किया और उसी की दूसरी ओर उत्तर भारत में आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। तो प्रॉब्लम तो होनी है। बाकी देखते हैं डिलिमिटेशन बिल 2026 क्या है। डिलिमिटेशन को ले आना बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं और हम वो नहीं चाहते थे, क्योंकि दक्षिण भारत के विषय, छोटे राज्यों के विषय, बहुत सारे विषय होते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि आप महिला आरक्षण तुरंत लेके आइए, हम समर्थन दे देंगे। लेकिन डिलिमिटेशन, ये वोट जो हमने किया खिलाफ, ये महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ डिलिमिटेशन के खिलाफ है। पहले तो आपको बता दो, डिलिमिटेशन कुछ और नहीं, लोकसभा में सीटों को रीस्ट्रक्चर करने की बस एक तकनीक है, जिसका उद्देश्य रीएडजस्टमेंट करना होता है। सीटों को सही से डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ताकि किसी एक एमपी या किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे ज्यादा दबाव न पड़े। और डिलिमिटेशन बिल 2026 फिलहाल में 2011 के डेटा को मानता है। डिलिमिटेशन पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी आजादी के बाद से हर बार 10 वर्षीय जनगणना के बाद इसे रिवाइज किया जाता था, जिसे 1971 में रोक दिया गया। और 1971 के बाद सीटों की संख्या कॉमन हो गई, जिसे 543 अभी भी हैं। लेकिन 1971 में देश की आबादी 54 करोड़ थी और आज करीब करीब 154 करोड़। तो ये जाती है कि हम इसे रिवाइज ना करें। बात तो सही है। इसीलिए डिलिमिटेशन तो जरूरी है। अगर ये जरूरी है तो फिर बवाल क्यों है, इस पे बात करते हैं। बवाल पे जाएं उससे पहले डिलिमिटेशन का प्रोसेस भी समझ लेते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 82 के अनुसार ये डिलिमिटेशन हर जनगणना के बाद होनी चाहिए, मतलब हर 10 साल में एक बार।
दूसरी चीज डिलिमिटेशन कमीशन इस चीज का ध्यान रखे कि डिलिमिटेशन करते वक्त किसी भी ज्योग्राफिकल कंपोनेंट्स, फिजिकल फीचर और पब्लिक इनकन्वीनियंस को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सब होने के बाद ही, इन सब के बाद डिलिमिटेशन कमीशन डिसीजन लेती है डिलिमिटेशन का बाय फोर्स ऑफ लॉ। एक बार ये रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान बन जाए तो इसे पब्लिक पार्टिसिपेशन की भी जरूरत पड़ती है, ताकि पब्लिक को ये ओपन किया जाए कि कहाँ तक की कॉन्स्टिट्यूशन किस क्षेत्र में जा रही है या विभाजन किस तरह से हो रहा है, ताकि पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो। अब आते हैं बवाल के कारणों पर। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है नॉर्थ साउथ का बैलेंस। तत्काल परिस्थिति में 543 में से करीब 165 सीटें साउथ से आती हैं, साउथ के 7 राज्यों से आती हैं। तो अगर डिलिमिटेशन बिल ऐड होता है और 50% से इंक्रीज की जाती है तो वो 165 बढ़कर करीब 235-240 के आसपास आती हैं। वहीं उत्तर भारत की सीटें करीब 240 से बढ़ के 450 के आसपास जाती हैं, जिससे एक बहुत ही जबरदस्त अनबैलेंस क्रिएट हो जाएगा। और इसी वजह से सदन राज्यों में बवाल मचा हुआ है। और तो और ये थोड़ा सा पार्टी बायसनेस भी दिखाती है, क्योंकि बीजेपी की जो पकड़ है वो उत्तर राज्यों में बहुत ज्यादा है दक्षिण की तुलना में। और उत्तर राज्यों में इतना बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट होने का मतलब है कि बीजेपी हो सकता है आने वाले कई और दशकों तक काबिज रहे सत्ता पर। इसके अलावा दूसरा कारण है, जिस प्रकार से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिला बिल को भी इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 33% आरक्षण देने को। तो महिला बिल तो 2023 में पास हो गया था, तो फिर 543 सीटों में 33% की आरक्षण क्यों नहीं दी गई? और अब जब बंगाल चुनाव सर पर है तो अचानक से ये चेंज क्यों? बाकी एक और वजह है इस प्रोसीजर की टाइमिंग। जैसा कि मैंने अभी कहा, बंगाल इलेक्शन सर पर है और ये डिलिमिटेशन लाने की तैयारी हो रही है। ये बात तो गवर्नमेंट को भी पता थी कि विपक्ष इसका अपोज करेगा और ये बिल पास नहीं होगा। तो इसकी आड़ लेकर कहीं बीजेपी इस चुनाव में वुमेन कार्ड तो नहीं खेलना चाहती। ये सबसे अहम वजह भी है ध्यान देने की। ये सारे वजह हैं। इसके अलावा और भी छोटी मोटी वजह हैं, लोग अपना अपना तर्क भी रख रहे हैं। बाकी इन सब वजहों पर समाधान भी तो दिया है गवर्नमेंट ने, वो भी देख लेते हैं। पहली चीज तो जो भी समाधान है वो सारी वर्बल है, लिखित में कुछ नहीं है। तो मैं भी वर्बल चीजों को ज्यादा मानता नहीं, कॉर्पोरेट से हूँ और कॉर्पोरेट में जब तक कोई चीज डॉक्यूमेंटेड ना हो उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सो वर्बल अश्योरेंस क्या है? वर्बल अश्योरेंस होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने दिया है। अमित शाह जी ने कहा है कि हम एक लिखित प्रोविजन ऐड करेंगे 131वें अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि वो इंश्योर कर सके कि 50% से सीट्स ऑल स्टेट में बढ़ाई जा सकें। और तो और होम मिनिस्टर जी ने रिजेक्ट करते हुए कहा है कि नॉर्थ साउथ डिवाइड नहीं होगा इस अमेंडमेंट से। बाकी आप सब भी समझदार हैं, क्या होगा और क्या नहीं होगा ये आप भी जानते हैं। बाकी पक्ष और विपक्ष की बातों को छोड़ो तो मेरा मानना है इस पर्टिकुलर बिल को दोनों ही पार्टी बंगाल इलेक्शन में इस्तेमाल कर रही हैं। जहां बीजेपी देश दुनिया को ये दिखा रही है कि भाई अपोजिशन महिलाओं के विरुद्ध है, उसी के दूसरे ओर अपक्ष पार्टी इस चीज को हाईलाइट कर रही है कि कैसे नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार संविधान के खिलाफ जाकर डिक्टेटरशिप दिखा रहे हैं और पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए किस तरह से जबरदस्ती छेड़छाड़ की जा रही है संविधान के साथ। बाकी ये था डिलिमिटेशन बिल। और आपको एक और चीज क्लियर कर दूं, ये जो बवाल है किसी भी महिला बिल के वजह से नहीं है, ये डिलिमिटेशन बिल की वजह से। बाकी जाते जाते मेरे एक 5 आइडल में से एक आइडल श्री अटल जी की एक बात कह के जाते। उन्होंने एक बार पार्लियामेंट में कहा था, अगर तुम अपनी पसंदीदा पार्टी की गलतियों को चुपचाप सुन लेते हो, कुछ बोलते नहीं, तो तुम देश प्रेमी नहीं सिर्फ पार्टी प्रेमी हो। पार्टियां आती जाती रहती हैं, लेकिन ये देश हमेशा रहना चाहिए। इस चीज का ध्यान हमें रखना होगा। बाकी मिलते हैं किसी और टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।